लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रियल में तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होती है। रियल में तो ये क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू शुगर और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बट वाटर कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट थ्रू द लाइफ क्या रहती है, कांस्टेंट। सो दैट कांस्टेंट इंक्लूडेड विद दिस कांस्टेंट एंड रिटन विद अनदर कांस्टेंट, एंड दिस R is finally expressed as, इस R को हम फाइनली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ये आ गया अपना रेट एक्सप्रेशन। तो दिस रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया था कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ शुगर दे दिया जाए एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम और कह दिया जाए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो K is equal to 2.303 over T NT बट ये 1 मोल है। ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ 99 1 मोल के लिए दिया मिलेगा, तो इसलिए 1 हियर log of C naught अपॉन C, राइट। C naught is the initial concentration of sugar, ध्यान सुनना हर बात को, और C is the concentration of sugar at the time T। तो बेटा अपने को रिएक्टेंट की शुगर की कंसंट्रेशन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे देते, तो जिस टाइम पे शुगर कंसंट्रेशन C है वो ले लीजिए और इनिशियल कितनी थी वो ले लीजिए, अपने पास K की वैल्यू आ जाएगी। बट मैनी टाइम्स अपने को क्या होता है, ये ना देखे कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ना देखे, ये वैल्यू ना देखे, क्या देता है, एंगल ऑफ रोटेशन। बताया था ना लास्ट वीडियो में कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये लाइट प्लेन पोलराइज लाइट के पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करता है। ठीक है, तो बेटा ये ना कई बार अपने को क्या देगा, एंगल ऑफ रोटेशन। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलरिमीटर। Polarimeter is instrument which is used to measure the angle of rotation by optical active compound। एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ने कितना पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट किया, वो किससे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से। ठीक है, एक ये ग्लास ट्यूब होते हैं, इसमें आगे मिरर लगा होता है, ध्यान से देखना, इधर इसमें ऐसे रखी होती है, ऐसे रखी हुई, ऐसे ये ग्लास ट्यूब है, इधर इसमें लाइट पास करते हैं, ये ग्लास ट्यूब सॉल्यूशन से भर देते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन से भर दिया, जैसे शुगर सॉल्यूशन से भर दिया, आगे क्या लगा होता है कि मिरर सा, उस पर नीडल रीडिंग आ जाती है कि कितना इसमें से लाइट पास होगी ना इस सॉल्यूशन में से, तो कितने कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है। तो बेटा क्या देखा कि स्टार्टिंग में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ये इसका डाटा दे रखा है, शुगर के लिए एंगल ऑफ रोटेशन कितना था स्टार्टिंग में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ये वैल्यू कितनी आती है 24.1। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो रीडिंग है मैं उसे R नोट बोल रही हूँ, R नोट इज द एंगल ऑफ रोटेशन एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, वो दे रखा है, कितना दे रखा है 24.1 दे रखा है, और कह दिया जी 46 मिनट के बाद कितना हो गया 10, 24 से बेटा घट के देखो, इधर ये वैल्यू है 0, ठीक, तो ये यहाँ पे कितनी रीडिंग आई 24.1, और 46 मिनट के बाद ये वैल्यू इधर आ गई, इधर राइट से नीडल लेफ्ट में क्यों लग रही है, क्योंकि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी से कैसा बनता है जरा बेटा, ओवरऑल लियो रोटेटरी। फ्रैक्टोज का एक्सटेंट ऑफ रोटेशन लेफ्ट में ज्यादा होता है ग्लूकोज के राइट की बजाय, तो इसलिए सॉल्यूशन किधर रोटेट करेगा, लाइट को लेफ्ट में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, कि अपना कंपाउंड डेक्स्ट्रो से और कैसा मिक्सर देता जा रहा है, लियो रोटेटरी मिक्सर। तो सुनो जी ध्यान से, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रीडिंग थी, और कहते हैं 46 मिनट के बाद रीडिंग डिक्रीज होगी, कितनी होगी 10, और फिर इनफाइनाइट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है, इनफाइनाइट। तो जब ये शुगर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो गया तो ये रीडिंग देखो लेफ्ट में आ गई है, तो ये वैल्यू है पॉजिटिव और इधर वैल्यू है नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या है 0। जब कोई कंपाउंड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रोटेट करेगा लाइट में, तो पॉजिटिव वैल्यू कम 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 होती जाएगी, फिर 0 भी आएगी, बोला, फिर नेगेटिव आने लग जाएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू 24.1 से डिक्रीज होकर 10 हुई, और कहता है इनफाइनाइट टाइम पे वैल्यू कितनी हो गई -10.7, और अब कहता है आप K की वैल्यू निकालो। समझ में, आपको ये शुगर की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं दे रहा, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज नॉट गिवन, क्या दे दिया, एंगल ऑफ रोटेशन, कि एंगल ऑफ रोटेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना है, किसी 46 मिनट के बाद कितना हो गया, इनफाइनाइट टाइम पे कितना हो गया। तो बेटा हम ऐसे फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, अगर एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो 0 टाइम पे, ध्यान सुना, मान लीजिए एंगल ऑफ रोटेशन टाइम है कितना, R नोट,
ठीक है, किसी टाइम टी पे रीडिंग कितनी आई मान लीजिए आर टी, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रीडिंग कितनी हो गई इनफाइनाइट टाइम पे मान लीजिए आर इन्फिनिटी। बट टोटल कितना चेंज हुआ, टोटल चेंज ऑफ रोटेशन, टोटल कितना चेंज हुआ, रीडिंग आर जीरो से लास्ट में कहाँ पहुंच गई आर इन्फिनिटी, ये टोटल चेंज हो गया। ठीक है, तो टोटल चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी कर दो बेटा, बोलो कर दे क्या, ये टोटल चेंज हो गया। स्टार्टिंग में आर नॉट था और लास्ट में आर इन्फिनिटी हो गया। तो कोई पूछे आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट क्यों नहीं किया, कि फाइनल माइनस इनिशियल कर लो बेटा, वैल्यू नेगेटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे वाली नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है और जब ये इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा ना तो ये कंपाउंड भाई साहब डेक्स्ट्रो से कैसा हो जाएगा, लियो, तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव से कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे ले लिया इनिशियल माइनस फाइनल, कोई दिक्कत नहीं, आप आर इनफिनिटी माइनस आर नॉट का तो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, फिर नीचे भी हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। आ गया, दिस टोटल चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर टेकन। बेटा हर 1 मोल शुगर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा उसके लिए टोटल चेंज इन रोटेशन कितना पता चलेगा आपको, कैसे कि स्टार्टिंग में कितना था लास्ट में कितना पहुंच गया, तो टोटल चेंज is directly proportional to the initial amount of sugar you take। क्या आप 1 मोल लेके चले हो या हाफ मोल लेके चले हो, 1 मोल लेके चलोगे तो 1 मोल मिलेंगे, हाफ मोल लेके चलोगे तो हाफ मोल मिलेंगे, अब 0.2 मोल लेके चलोगे तो ये बेटा 0.2 मिलेंगे। तो ये टोटल कितना चेंज होता है अमाउंट जो आप लेके चल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, और इसलिए मैंने लिख दिया कि टोटल चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट, राइट। अच्छा जी, टी टाइम पे कितनी आई वैल्यू, आर टी, टी टाइम पे कितनी है आर टी, तो टी टाइम में शुगर कितना हाइड्रोलाइज हुआ, देखो रीडिंग उतनी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती जाएगी जितना आपका शुगर हाइड्रोलाइज होता जाएगा, जितना ये शुगर हाइड्रोलाइज होता जाएगा उतनी रीडिंग क्या होती जाएगी बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती जाएगी। तो टी टाइम में कितना चेंज हुआ, आर नॉट माइनस आर टी, इतना चेंज हो टी टाइम में, और टी टाइम में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इन टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स बोलते हैं उसे कि इनिशियल अमाउंट ए है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, सॉरी इनिशियल अमाउंट ए है, टी टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ एक्स, तो टी टाइम में कितना शुगर हाइड्रोलाइज हो गया, कितना एंगल चेंज हुआ है, नहीं आ रही बात समझ में। स्टार्टिंग में है आर नोट, इनफाइनाइट टाइम पे हो गया आर इन्फिनिटी, टोटल कितना चेंज हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली यू हैव टेकन, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। टी टाइम में कितना चेंज हुआ, आर नोट से आर टी, कितना चेंज हुआ आर नोट से आर टी, तो इट इज दैट अमाउंट विच इंडिकेट हाउ मच शुगर इज हाइड्रोलाइज, जितना शुगर हाइड्रोलाइज होगा उतनी रीडिंग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी, तो इसलिए ये लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे अप्लाई करें फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला बोलो, K इज इक्वल टू 2.303 और टी लॉग ऑफ सी नोट क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा शुगर की, A प्रोपोर्शनल टू आर नोट माइनस में आर इन्फिनिटी, क्लियर। ठीक, अपॉन में अमाउंट ऑफ द शुगर प्रेजेंट एट द टाइम टी, टी टाइम पे कितना शुगर होगा बेटा A माइनस एक्स, तो कितना होगा, A है आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी और माइनस का एक्स, तो माइनस का आर नोट और माइनस माइनस प्लस आर टी। ठीक, आर नोट से आर नोट कैंसिल, क्या हो गया आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, क्लियर। ये आ गया अपने पास फॉर्मूला, ये आ गया। अब न्यूमेरिकल कर सकते हो। अच्छा जी, फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। आर इन्फिनिटी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी क्योंकि लेफ्ट में जा चुका है और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव माइनस पॉजिटिव अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो नीचे भी नेगेटिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहिए लिख दीजिए फॉर्मूला, चाहिए लिख दीजिए, दोनों सही है। ठीक, अब सुनो बात, अब न्यूमेरिकल देखो। अब क्या कह रहा था कि बताओ अगर एंगल ऑफ रोटेशन आपको ये दे रखे हैं तो K की वैल्यू क्या होगी, रखी वैल्यू पुट करें तो बोलो जी K इज इक्वल टू 2.303 और टी, टाइम कितना दे रखा है 46 मिनट, लॉग ऑफ आर नोट, इनिशियल रीडिंग कितनी थी एंगल ऑफ रोटेशन 24.1 माइनस आर इन्फिनिटी कितना है माइनस का 10.7, माइनस का नेगेटिव में जा जाएगा लेफ्ट में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
और कितना होगा 24.1 प्लस का 10.7, ठीक, अपॉन आर टी, टी टाइम कौन सा 46 मिनट, 46 मिनट में एंगल कितना है 10, तो 10 और माइनस का बेटा 10.7, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 10.7, ठीक। आ जाएगी के की वैल्यू। अगर एंगल ऑफ रोटेशन दे रखे तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। वैसे तो होता है ए नोट बाई ए, अगर रेक्टेंगल कंसंट्रेशन दे रखी हो तो, और अब नहीं दे रखी है एंगल दे रखी है तो ये याद रखो, ठीक है। अब इसमें एक चीज बेटा और पूछ रही है, ये कहता है फाइंड के तो आपने निकाल दिया, अगर कहते हैं फाइंड के डैश तो के डैश ही है, तो क्या करोगे के की वैल्यू आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी है ना 55.5, तो के की वैल्यू जो आई उसको 55.5 से डिवाइड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा के डैश, क्लियर। के डैश पूछ ले तो अच्छा ये पूछ ले कि एट व्हाट टाइम सॉल्यूशन बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, है तो इजी क्वेश्चन पर ध्यान सुनो। एट व्हाट टाइम इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो डाटा जो दे रखा है ना वो सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव किस टाइम पे हो जाएगा। बेटा ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब जो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करे, राइट में रोटेट करे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में रोटेट करे लियो रोटेटरी, वैल्यू पॉजिटिव आए एंगल ऑफ रोटेशन डेक्स्ट्रो, वैल्यू नेगेटिव आए लियो, और वैल्यू जीरो आए तो वैल्यू जीरो, पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट किया ही नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो जिस टाइम एंगल देखो अपना एंगल ऑफ रोटेशन था जीरो पे 24.1 है और इनफाइनाइट टाइम पे कितना होगा -10.7, आपकी ये नीडल ना पॉजिटिव 24.1 से घूमती हुई इनफाइनाइट टाइम पे यहाँ पे आके -10.7 पे, तो जिस टाइम पे यहाँ पे होगी जीरो पे उस टाइम ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया कि नहीं। तो कहता है फाइंड द टाइम एट विच सॉल्यूशन बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो बेटा क्या करोगे यहाँ पे आर टी वो टाइम ले लो, देखो आर टी क्या होता है द एंगल ऑफ रोटेशन एट द टाइम टी, अब वो टाइम लो जहां पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जीरो, तो इसलिए क्या करोगे ये टी लो टाइम, के की वैल्यू निकाल चुके हैं पीछे, के तो थ्रू आउट द लाइफ सेम रहेगा तो के आप निकाल चुके हो, टाइम रख दो अब यहाँ पे आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, और आर टी की वैल्यू क्या लेना बेटा अब जीरो, अब वो टाइम ले रहे जहां पे रीडिंग क्या है जीरो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेव करेगा सॉल्यूशन, तो ये 0 - 10.7 अब सोल्व कर लोगे, अपने पास टाइम आ जाएगा जिस टाइम सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जिस टाइम पोलरिमीटर में रीडिंग जीरो हो उस टाइम सॉल्यूशन क्या हो चुका है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर। अच्छा जी सुनो बात बेटा, ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है ना, ये किसका एग्जांपल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एक बात और ध्यान से देख सुनना, अगर बेटा यहाँ पे कैटलिस्ट एसिड है ना तब तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर यहाँ पे कैटलिस्ट अगर यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई जाए बाय यूजिंग द बेस कैटलिस्ट तब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, उस टाइम फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, कि उस टाइम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, वाटर तो फिर यहाँ पे लार्ज अमाउंट में है तो ये तो थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रह जाएगा, पर विद रिस्पेक्ट टू दिस तो रिएक्शन कैसे होगी सेकंड ऑर्डर, और जब कैटलिस्ट बेटा एसिड है ना तो उसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन कैसे है जीरो ऑर्डर। क्या ध्यान रखना आप कि अगर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए शुगर का तो रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसे दे दी जाए और सुनो 2 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी या a मोल 1 मोल b 1 a react together and give the product ये दे दिया and let the rate expression is given this, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन ये ठीक है, मींस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a और सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, और अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन देते हैं, एक तो ये कहते हैं लेट अस अज्यूम a प्रेजेंट इन वेरी 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 लार्ज अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू b, ये दे दे, तो बेटा अब ये रिएक्शन का आप क्या बताओगे ऑर्डर, अगर a की अमाउंट बहुत ज्यादा तो ऑलमोस्ट a रिमेंस कांस्टेंट, और इफ ऑलमोस्ट a रिमेंस कांस्टेंट तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट एंड यू हैव टू राइट r इज इक्वल टू k b की पावर 2, तो रिएक्शन थी तो थर्ड ऑर्डर पर अभी फॉलो क्या कर रही है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फिर ऐसे रिएक्शन बेटा ये क्या कहलाएगी स्यूडो सेकंड ऑर्डर, क्या कहलाएगी स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर था तो 3 या 3 से ज्यादा पर फॉलो क्या करने लग रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो स्यूडो सेकंड ऑर्डर। और यहीं पे अगर ये कहते हैं लेट अस
B is present in very 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 large amount as compared to B की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो B remains almost constant. This constant multiply by constant. और बेटा फिर क्या हो जाएगा, R is equal to this. अभी क्या कहलाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. आई थोड़ी सी बात समझ में. जो रिएक्शन अगर रियल में ऑर्डर है उसको ना फॉलो करके अलग फॉलो करे. अभी थी तो रियल में थर्ड ऑर्डर, फॉलो करे सेकंड ऑर्डर को तो स्यूडो सेकंड ऑर्डर. थी थर्ड ऑर्डर, फॉलो करे फर्स्ट ऑर्डर को तो क्या कहलाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. अच्छा एक एग्जांपल और सुना आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. अपना मेन वही है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर बोल देते हैं. एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बताया था ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या बनता है यहाँ से, एसिड प्लस एल्कोहल. कैसी बेटा रिएक्शन ये, रियल में तो सेकंड ऑर्डर है बट फॉलो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर. अब K की वैल्यू निकालें तो K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log of initial concentration of ester A naught upon concentration of ester at the time T. अगर बेटा अपने को एस्टर की कंसंट्रेशन तो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या निकाल दोगे, पर इसमें भी कई बार एस्टर की अमाउंट ना देख के आपको दे दी जाती है वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. क्या दे दी जाती है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड. कि देखो रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है तो रिएक्शन में यहाँ पे कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH यूज होगा. फिर धीरे धीरे रिएक्शन जब होते जाएगा एसिड प्रोड्यूस होता जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी NaOH यूज होगा. तो ये कह दिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे NaOH यूज हुआ V0. तो ये V0 तो बेटा किसके लिए यूज हो गया, कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के. टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब ये एसिड तो प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है. उस टाइम जो रीडिंग आ गई वो तो किसके लिए यूज हुई है, कैटलिस्ट के लिए. अब क्या करते हैं, पूरा ने टब ले लिया, उसमें डाल दिया एस्टर वाटर डिजोल्व करके और थोड़ा सा डाल दिया कैटलिस्ट. ठीक है. स्टार्टिंग में उसमें से आप 10 ml निकालो और 10 ml इस बीकर में लो और रीडिंग लेना स्टार्ट करो. टाइम t इक्वल टू 0 पे जो रीडिंग आई वो क्या बताएगी कि कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना यूज हुआ है. फिर आप उस सॉल्यूशन को फेंक दो. फिर आप उस मिक्सर में से किसी टाइम t के बाद, जैसे 5 मिनट के बाद, ये मिनट ले लो, 5 मिनट के बाद फिर आप उसमें से निकालो 10 ml. फिर आप रीडिंग लेनी स्टार्ट करो. तो बेटे होमोजेनियस मिक्सर है, जितना पहली बार कैटलिस्ट आया था अब भी कैटलिस्ट उतना ही आएगा. तो कैटलिस्ट के लिए तो वही रीडिंग V0 आएगी. पर अब 5 मिनट के बाद ऐसे भी प्रोड्यूस हो चुका है. तो अब मान लीजिए रीडिंग कितनी आई, VT. कितनी आई, VT. तो इस VT में से बेटा V0 तो कैटलिस्ट के लिए यूज हो लिया. तो व्हाट अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो X क्या हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0 और नोट. नहीं यही बात समझ में. 10 ml लिया, शुरू में कितनी रीडिंग आई, V0. वो तो कैटलिस्ट के लिए आई है क्योंकि T टाइम 0 पे ये तो प्रोड्यूस हुआ ही नहीं. 5 मिनट के बाद फिर इतना ही 10 ml लिया, फिर रीडिंग ये आई. तो अब जब ये रीडिंग ये आई ना तो इसमें से V0 ml, तो मान लीजिए पहली बार रीडिंग 2 ml आई थी, दूसरी बार रीडिंग मान लीजिए बेटा 8 ml आई. तो उस 8 ml में 2 ml तो कैटलिस्ट यूज कर लेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो एसिड कितना प्रोड्यूस हुआ, VT माइनस V0. इनफाइनाइट टाइम पे बेटा फिर रीडिंग ले लो, V इन्फिनिटी आ गई. इनफाइनाइट टाइम पे क्या आ गई रीडिंग, V इन्फिनिटी. तो इनफाइनाइट टाइम पे मैक्सिमम एसिड प्रोड्यूस हो लिया. मैक्सिमम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना यूज हुआ, NaOH. तो कितना यूज हुआ, V इन्फिनिटी माइनस V0. क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे कैटलिस्ट तो उतना ही है वहां पे, तो V0 तो कैटलिस्ट के लिए छोड़ो. तो एसिड के लिए कितना यूज हुआ, V इन्फिनिटी माइनस V0. ठीक है. अब बताओ यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम पे एसिड उतना ही तो प्रोड्यूस होगा जितना आप इनिशियल एस्टर लेके चलोगे. 1 मोल से 1 मोल बनता है. तो इनफाइनाइट टाइम पे कितनी वॉल्यूम यूज हुई, जितना एसिड प्रोड्यूस हुआ. और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, A. ये A के कोरस्पोंडिंग आ जाएगा. तो इसलिए कई बार आपको A0 A ना दे, कंसंट्रेशन ना दे, तो फॉर्मूला लग जाएगा A0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर V इन्फिनिटी माइनस V0. कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एट द टाइम T, तो इनिशियल V इन्फिनिटी माइनस V0. और T टाइम पे कितनी रीडिंग है, ये इतना हाइड्रोलाइज हो चुका है, तो माइनस VT माइनस V0. माइनस माइनस ये प्लस कैंसिल, तो V इन्फिनिटी माइनस VT ये आ जाएगा. ठीक है. ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, ना हो तो फिर से पूछ लेना. ठीक बेटा. ओके थैंक्स.